अब इस बार जब नीट एग्जाम हुआ तो आपने एक इंपॉर्टेंट समझी होगी एनसीईआरटी की। हमें पहले से पता है कि पेपर एनसीईआरटी से आता था, पिछले कई सालों में भी पेपर एनसीईआरटी से आया है, लेकिन इस बार अलग क्या हुआ है, इस बार हमें एनसीईआरटी के बारे में एक और बात पता लगी है। वैसे हालांकि हम लोग कवर टू कवर ही पढ़ते थे, लेकिन फिर भी कई जगहों पर कवर टू कवर एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जाती थी। तो एक बात जो हमें देखनी है वो ये है कि एनसीईआरटी कवर टू कवर पढ़नी है। यहां पर आपको दो एनसीईआरटी जो है वो बेसिकली फॉलो करनी है। एक एनसीईआरटी आपकी 11th क्लास की, 11th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी, एंड उसके अलावा 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी। यहां पर आपको किसी भी चैप्टर की मेन थ्योरी तो पढ़नी ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इनिशियल जो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया होता है वो भी पढ़ना है, यूनिट का इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करनी है, एंड मेरे दोस्त उसके बाद आपको एनसीईआरटी की समरी तक पढ़नी है। जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे तब आप कहेंगे कि हमने एनसीईआरटी एकदम कवर टू कवर पढ़ ली है। एंड टू एंड एक एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब ये बात नहीं रही कि सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, एकदम सुप्रीमली थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से उठ करके आए हैं, और यूनिट्स के इंट्रोडक्शन से, साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन से सवाल उठ करके आए हैं। तो आपको एक एक बात जो है एनसीईआरटी की वो क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत जोर शोर से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे। नाउ इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू डू द रिवीजन पार्ट। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक बार टीचर ने एनसीईआरटी पढ़ा दी, दो बार एनसीईआरटी पढ़ा दी, तीन बार एनसीईआरटी पढ़ा दी, अलग अलग तरीके से क्लास में सबसे पहले एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ाए गए, हाथ से लिख लिख कर, डायग्राम बना बनाकर आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी एकदम क्रैक कराई गई। देन उसके बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराई गई, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए गए, एनसीईआरटी की डीपीपीस दी गई। तो आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, तो आप खुद से एनसीईआरटी को अक्सर नहीं पढ़ते, लेकिन जब आप एकदम वर्ड टू वर्ड एकदम अंडरलाइन कर करके एनसीईआरटी को पढ़ रहे होते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आती है। आपको पता लग जाता है कि कौन सी लाइन ऐसी थी जो क्लास में आपसे मिस हो गई थी। टीचर ने तो बताई, लेकिन आपने ठीक तरीके से सुनी नहीं, उस टाइम पर आपका क्लास में ध्यान नहीं था, कोई पॉइंट अगर मिस आउट हुआ होगा तो वो आपका अच्छे तरीके से क्रैक हो जाएगा जब आप एनसीईआरटी को एक बार खुद से पढ़ते हैं। तो ये जो रिवीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जिसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नए नए पॉइंट्स मिलते रहेंगे। ये एक फैक्ट है मेरे दोस्त। आप हमेशा देखेगा, आपने समझ लीजिए 10 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, आप 11वीं बार भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। कोई ऐसा पॉइंट या समझने का तरीका पहले मिस हो रखा होगा जो अब आप अच्छे तरीके से क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो एनसीईआरटी का रिवीजन करना है, मान के चलिए पूरी साल में कम से कम 10 बार तो आपको एनसीईआरटी को अपनी आंखों के सामने से निकाल ही लेना है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कम्स अप इज रिकॉल। बच्चे इसको एकदम वैल्यू नहीं करते, लेकिन ये मेरे लिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर रिकॉल क्या होता है? भाई आपने एनसीईआरटी पढ़ी, टीचर ने एनसीईआरटी पढ़ाई, आपकी पूरी की पूरी तैयारी कराई, आपने टेस्ट दिया, आपने सब कुछ किया, एग्जामिनेशन टाइम पर आप रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो। यानी आपके दिमाग में इतनी सारी इंफॉर्मेशन फीड करी कि जब उस इंफॉर्मेशन को निकालने का टाइम आया, जब उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने का टाइम आया, उस टाइम पर आप ब्लैंक हो गए। सो अलग अलग टीचर्स हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे टीचर्स हैं, हजारों टीचर्स हैं जो कि आपको पढ़ाने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं, और आप भी पढ़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन आप उन टीचर्स को चुनिएगा जो कि आपको एनसीईआरटी याद करा दे, बकायदा रटवाने की बात नहीं कर रहा, चाहे वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, चाहे वो याद करने में थोड़ी सी मदद हो। क्योंकि अगर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी पढ़ ली है लेकिन आपकी रिकॉल एबिलिटी एकदम पुअर है, तो आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाएंगे। आपको मैं जरा सा कोई क्वेश्चन ट्विस्ट करके दूंगा एंड यू विल फेल। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन दिस रिकॉल वैल्यू। तो ट्रिक्स जो है यहां पर बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रिक्स हेल्प करेंगी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने में, कभी कर ही नहीं सकती। जहां कंसेप्ट की आवश्यकता होती है वहां कंसेप्ट लगेगा, लेकिन बायोलॉजी में जहां महज नाम याद करने हैं, जहां सिर्फ नाम याद करने हैं, वहां आप कंसेप्ट कैसे लगाओगे? अब किसी चीज का नाम साल्विया है, किसी चीज का नाम साल्विनिया है, वहां कोई कंसेप्ट नहीं लगता। ये नाम है, यू नीड टू रिकॉल देम, यू नीड टू लर्न देम एज इट इज, उसमें कोई अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे आपके लिए ट्रिक्स काम करती हैं, ट्रिक्स कारगर साबित होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रिकॉल है इसके ऊपर आपको काम करना होगा। यस, तो काफी टीचर है जो इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाते हैं और क्लास में ही लगभग सारा का सारा कंटेंट याद करा देते हैं। वो आपके लिए एक एडिशनल वैल्यू प्रोपोजिशन होने वाली है ना, बहुत अच्छी वैल्यू आपको वहां से मिलेगी। एंड अल्टीमेटली आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देन देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में मिलते हैं, उन सारी चीजों को आपको सॉल्व करना है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलनी चाहिए। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के बाद आप अगर देखें तो आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं उनको क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए,
और उनका निवारण देखिए आपको नोट्स में मिल रहा है या नहीं, या फिर अपने टीचर से डाउट्स पूछ लीजिए। ये जो डीपीपी और डाउट है ये आपको एडिशनल क्वेश्चन की फॉर्मेट में हेल्प करते हैं। एंड देन आफ्टर दोस्त मेरे सॉल्व कर लीजिए ऑब्जेक्टिव किताब, कोई एक ऑब्जेक्टिव किताब जो है वो आप पकड़ लीजिए। यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव बुक्स इन द मार्केट, जिससे भी आपकी सिनर्जी बनती है वो ऑब्जेक्टिव किताब आप ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच हमारी खुद की किताब है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, उसके अलावा और भी एनसीईआरटी बेस्ड किताब है, तो आप किसी को भी उठाइए लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए। एंड देन आपको करने होंगे पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज कब से कब तक के करें सर? 2013 के बाद के, 2013 और उसके बाद तक के पीवाईक्यूज जो है ये आप सॉल्व कर सकते हैं। और एडिशनल अलग अलग क्वेश्चंस हैं, चाहे वो डीपीपी के हों, चाहे आपके खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस हों, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव किताब के क्वेश्चन हों, चाहे आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन हों, ये आपको हेल्प करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर तरीके से बूस्ट करने में। एंड आपको यहां पर एक टेक्निक का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है जिसे हम कहते हैं क्या? सप्लीमेंटेशन टेक्निक। दुनिया की ऐसी कोई किताब नहीं बनी जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको पहले से दिए हुए हों। जाहिर सी बात है आप किताब पढ़ेंगे कोई एंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, आपको कोई ना कोई नया क्वेश्चन, कोई ना कोई नई बात मिलेगी ही मिलेगी। उस नई बात को आप अपने नोट्स में डाल लीजिए। दिस इज कॉल्ड एज सप्लीमेंटेशन। जैसे मैंने आपको पढ़ाया एक्स वाई जेड, क्वेश्चन में पूछा है एक्स वाई जेड के साथ ए, तो ए वाली बात जो आपको नई पता लगी है वो आप एक्स वाई जेड में ऐड कर लीजिए। इस तरीके से आपके नोट्स और पावरफुल होते जाएंगे। समझ लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा और उसके बाद 200-250 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको 10 बातें नहीं पता लगी, तो वो 10 बातें अब आपके नोट्स में इनकलकेट हो चुकी हैं, ऐड हो चुकी हैं। अब आपके नोट्स और ताकतवर हो चुके हैं बाकी बच्चों के नोट्स के कंपैरिजन में। बाकी बच्चों के पास सिर्फ एक्स है, तो आपके पास x + 10 क्वेश्चन हैं। आपके नोट्स ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आता है आप उसको पहले बना पा रहे होंगे। तो एडिशनल नॉलेज काम आती है और क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आप ये एडिशनल नॉलेज गेन कर सकते हैं। देन अगर आप देखें तो आपको टेस्ट देने होते हैं। टेस्ट में अगर आप पीडब्ल्यू की बात करें, बाकी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की बात करें, तो आपके माइनर टेस्ट भी होते हैं जिन्हें हम पार्ट वाइज टेस्ट कहते हैं, और आपके मेजर टेस्ट भी होते हैं यानी फुल सिलेबस टेस्ट भी होते हैं। इन मेजर और माइनर टेस्ट में कोई नया क्वेश्चन मिल रहा है तो उसको आप क्या कर रहे होंगे? सप्लीमेंट कर रहे होंगे अपने नोट्स के अंदर। एंड मेरे दोस्त अल्टीमेटली ये जो टेस्ट है इनका आप क्या कर रहे होंगे? एनालिसिस कर रहे होंगे। ये भी बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं और एंड में पछताते हैं। ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी एक पेपर में अगर 180 क्वेश्चंस आते हैं तो 180 क्वेश्चन मतलब आपके पास क्या है? 720 ऑप्शंस हैं। बायोलॉजी में एक एक ऑप्शन आपको एक एक चीज नई सिखा रहा होता है, तो आपको कहीं भी कुछ नया मिले, कोई भी पॉइंट ऐड करने का मौका मिले उसको ऐड करिए। कोई क्वेश्चन आपके टेस्ट में सही हुआ है तो क्यों हुआ है, कोई क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, उन सबका प्रॉपर एनालिसिस बनाइए। अगर आप 3 घंटे में एक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा प्रॉपर एनालिसिस में लगाइए। जब आप शुरू के 10 टेस्ट एनालाइज कर लेंगे तो आपको एक्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपके पेन पॉइंट्स क्या हैं, आपको पता लग जाएगा कौन से वो इंप्रूवमेंट के एरिनाज है जहां आपको काम करना है, कि क्या आप बबल गलत फिल कर देते हो, क्या आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं हो, या आप आंसर मार्क करते टाइम सिली मिस्टेक करते हो, या आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटजी गलत है, या टीचर ने आपको कम पढ़ा रखा है, या आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ रहे हैं, या आपने सप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं की है, या आप रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। कौन सी ऐसी मेजर प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा मेजर कॉज है जो आपके स्कोर को बूस्ट होने से रोक रहा है, वो आपको पता लग जाएगा विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एनालिसिस। और जैसे जैसे आप उन खामियों के ऊपर काम करते रहेंगे, जैसे जैसे आप उन कमियों के ऊपर काम करते रहेंगे, आपका स्कोर एकदम फुलफिलमेंट की ओर बढ़ रहा होगा। आप अगर आज टेस्ट में 560 नंबर लेके आते हैं, इंप्रूव करते करते आप 600 तक जाएंगे, 650 तक जाएंगे, 700 तक जाएंगे, एंड धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा।